सोनकपुर नामक गांव में गोपाल नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। दोनों बच्चे गोपाल के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र जाते थे। गोपाल, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम दोनों चले जाओ। अर्जुन, ठीक है हम मछली पकड़ लाएंगे, आप थोड़ा आराम कीजिए, हमें वापस आते आते शाम हो जाएगी, आप हमारे लिए चिंता मत करना और खाना हम साथ में ही लेकर जाएंगे। गोपाल, ज़्यादा दूर मत जाना बेटा, समुद्र में दूर जाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। रवि, ठीक है ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जाएंगे, मगर आप थोड़ा खा के आराम कर लीजिए। इस तरह दोनों भाई मछली पकड़ने के लिए घर से निकल जाते हैं। रवि, भैया आज मौसम कुछ खराब लग रहा है, मुझे लगता है आज हमें यहीं रुकना चाहिए। अर्जुन, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, तुम भी बाबा की तरह छोटी सी बात को लेकर डर रहे हो, चलो नाव लेकर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों समुद्र में मछली पकड़ने लगते हैं। रवि, भैया आज हमें कैसे भी करके एक बड़ी मछली पकड़कर बेचना ही होगा, मछली चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका दाम 10 मछलियों के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर हमें फायदा होगा। इस तरह वो दोनों किनारे से काफी दूर चले आते हैं। अचानक से देखते देखते मौसम बदल जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है और उनकी चलती नाव अचानक से पलट जाती है। रवि नाव को पकड़ा रहता है, पर अर्जुन का हाथ तेज पानी से फिसल जाता है और वो नाव से दूर जाता है। उतने में उसे एक लकड़ी तैरते हुए नजर आती है। अर्जुन उसे पकड़ता है और उस लकड़ी के लट्ठे के सहारे तैरते हुए एक पुरानी नाव तक पहुंच जाता है। अर्जुन, देखने में तो ये बहुत पुरानी नाव लग रही है, ये भी कहीं से तूफान में बहकर आई होगी, अगर मैं इस पर चढ़ जाऊँ तो इस खतरे से बाहर जा सकता हूँ। अर्जुन उस नाव में चढ़ता है। तभी अर्जुन को उस नाव में लकड़ी के डिब्बे रखे हुए दिखते हैं। अर्जुन, क्या होगा इन डिब्बों में, खोलकर देखता हूँ। इतने सोने के सिक्के, इतना सोना तो जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। तभी वहाँ रवि अपने भाई को ढूंढते हुए आता है। रवि, वो नाव दिखने में तो बहुत पुरानी लग रही है, क्या उसमें भैया होंगे? उतने में अर्जुन वहाँ से हाथ हिलाकर इशारा करता है और रवि को अपने पास बुलाता है। रवि उस पुरानी नाव में आकर, भैया मैं तो डर ही गया था, भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत है। अर्जुन, छोटे मैं ठीक हूँ, ये देखो सोना। रवि, भैया इतना सारा सोना आपको कहाँ से मिला? अर्जुन कहता है, रवि जब मैं बहते हुए इस नाव में आया तब देखा यहाँ बहुत सारे लकड़ी के डिब्बे पड़े हुए हैं, तो जब खोलकर देखा तब उसमें सोने के सिक्के निकले। रवि, मगर इतने सारे सोने के डिब्बों को लेकर जाना मुश्किल होगा, कैसे करेंगे भैया, कुछ सोचा है आपने? अर्जुन, और क्या करेंगे छोटू, दोनों मिलकर एक एक सोने के डिब्बे को किनारे तक ले जाएंगे, अगर वजन ज्यादा हुआ तो हमारी नाव उस वजन को सह नहीं पाएगी, इसलिए डूबने का खतरा भी रहेगा, इसलिए हम एक एक करके ही इन पेटियों को घर ले जाएंगे, मगर यहाँ तक का रास्ता भी याद रखना होगा हमें। रवि, भैया हम अब किनारे से इतने दूर आए हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। अर्जुन, छोटू हम जाते वक्त किस तरफ जा रहे हैं याद रखना, चलो अब इस पेटी को नाव में लेकर चलते हैं, बाबा भी घर में बहुत परेशान हो रहे होंगे और ऊपर से तूफान का खतरा भी है। इस तरह दोनों भाई डब्बों को अपनी नाव में रखकर किनारे की तरफ जाने लगते हैं। रवि, भैया देखो ये मछली कितनी सुंदर है। अर्जुन, हाँ छोटू, इस मछली के 2 पंख देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, जब हमारी नाव पलटी थी उसी वक्त ये अंदर आ गई होगी, भैया हम इसको पालेंगे, देखने में कितनी सुंदर लग रही ना ये। अर्जुन, ठीक है हमारे पास एक मटका है, उसमें डालकर आओ इसे, वरना घर पहुंचने तक ये मर जाएगी। अर्जुन, वो तो ठीक है, अब इस पूरे सोने को सीधा घर लेकर जाएंगे और इसे कहीं छुपा देंगे। रवि, हाँ इस सोने को सीधा घर लेकर नहीं जाएंगे, बाकी की सारी पेटियां लाने के बाद हम बाबा को बताएंगे, तब तक इस सोने को हम मकान में कहीं छुपा कर रखेंगे। इस तरह वो दोनों अपने साथ लाए बक्सों को अपने पुराने घर में छुपा कर अपने घर जाते हैं। गोपाल, अरे बेटा तुम लोग आ गए, इतनी तेज बारिश और तूफान हो रहा था तो मैं बहुत घबरा गया था, तुम लोग वापस आ गए यही खुशी की बात है। रवि, उतना ही नहीं बाबा, ये देखो ये मछली देखो, इसको भी पकड़ कर लाए हैं हम। गोपाल, बहुत सुंदर है बेटा मछली, देखो इसके पंख पर भी कुछ लिखा हुआ है, क्या हो सकता है? अर्जुन, ये आप हमें पूछ रहे हो, आपने तो हमें पढ़ाया लिखाया था नहीं, बचपन से ही हमें समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ना सिखाया और कुछ नहीं,
उन पंखों पर क्या लिखा हुआ है हमें कैसे पता चलेगा? गोपाल, कुछ भी हो उसे तुम्हें क्या लेना देना, जाओ इस मछली को एक बड़े वाले मटके में डालकर आओ। इसके बाद वो लोग मछली को एक डब्बे में डालकर आराम करने जाते हैं। इतने में श्यामलाल नाम का एक व्यापारी आता है। कैसे हो गोपाल, कुछ माल आया क्या समुंदर से? गोपाल, नहीं श्यामलाल सेठ, कल दोनों बच्चे समुंदर पर गए तो थे, मगर वहाँ आंधी तूफान आ गया। वो दोनों बहुत मुश्किल से घर आ पाए। श्यामलाल, ठीक है, कुछ पानी बनी हो तो पिलाओ ना, बहुत प्यास लगी है। इसके बाद गोपाल पानी लाने के लिए अंदर जाता है। व्यापारी श्यामलाल वहाँ पर रखे मछली को देखता है। श्यामलाल, अरे वाह, ये मछली कितनी सुंदर है, लेकिन इसके पंखों पर कुछ तो लिखा हुआ है। क्या है देखता हूँ। मेरा सर खाने वाला महाराज बनेगा। क्या है ये? इसका सिर खाने वाला महाराज बनेगा। दूसरी तरफ के पंख में भी कुछ लिखा हुआ है, देखता हूँ। मेरी पूंछ खाने वाला इस देश में सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। क्या है ये? पूंछ खाऊंगा तो सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, तो फिर जरूर इसकी पूंछ को ही खाना चाहिए। गोपाल, ये लीजिए सेठ, पानी पीजिए। श्यामलाल, देखो गोपाल, ये मछली मुझे बहुत पसंद आई है। ऐसी मछली खाने के लिए मुझे बहुत दिनों से मन था। तुम मुझे इसे खिलाओगे तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। गोपाल, क्या? इस मछली के लिए 10 सोने के सिक्के? यह तो एक तांबे के सिक्के के मोल की भी नहीं है। अब क्यों इतनी बड़ी रकम देना चाहते हैं? श्यामलाल, बोला था ना, ऐसी अनमोल मछली खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है। ये लो पैसे, इसको अच्छे से पका के तैयार रखना। तब तक मैं नज़दीक के बाजार में जाकर आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, आज तो आप अजीब ही बर्ताव कर रहे हैं। आप आइए, तब तक इसे पका कर तैयार रखता हूँ। इसके बाद श्यामलाल बाजार जाता है। गोपाल उस मछली को पकाने लगता है। थोड़ी देर बाद, हाँ अब मसाला डाल दिया है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। मैं जाके थोड़ा नहा के आता हूँ, थोड़ी सी खा ही लूँगा इसके बाद गोपाल नहाने के लिए जाता है। तभी रवि और अर्जुन वहाँ पर आते हैं। रवि, हाँ हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बाबा ने पक्का मछली पकाई होगी। अर्जुन, ये देखो सिर का टुकड़ा, इसे तो मैं ही खाऊंगा। रवि, जब देखो तक सिर के टुकड़े का बोलते रहते हो, एक बार पूंछ खा कर देखना, एक बार खाओगे तो छोड़ोगे नहीं। इस तरह अर्जुन मछली के सिर का टुकड़ा खाता है और रवि उसकी पूंछ। इतने में श्यामलाल वहाँ आता है। अच्छा गोपाल, मेरे लिए मछली बनाकर तैयार किए हो ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे दिखाओ तो थोड़ा। गोपाल, हाँ बिल्कुल तैयार है, ये लीजिए, इसमें है। श्यामलाल, क्या है ये? इसमें तो सिर का टुकड़ा ही नहीं है और न ही पूंछ का टुकड़ा है। छी छी, ये अब मुझे नहीं चाहिए, वापस लेकर जाओ इसे, और मुझे मेरे दिए हुए सोने के सिक्के अभी के अभी वापस करो। गोपाल, ये क्या है? मैंने तो पूरी मछली पकाई थी, किसने खाई होगी? श्यामलाल, उसे बाद में देख लेना, पहले मुझे मेरे सोने के सिक्के वापस करो। इतने में वहाँ पर रवि आता है। सेठ, ये लीजिए आपके 10 सोने के सिक्के। गोपाल रवि से कहता है, क्या रे रवि, यहाँ मछली पकाने के लिए रख के गया था, उसमें से सिर और पूंछ किसने खाया बता? 10 सोने के सिक्कों का नुकसान हुआ है। रवि, 10 सोने के सिक्कों का नुकसान बोले तो? गोपाल, कल तुम लोग जिस मछली को लेकर आए थे ना, उसको पकाकर खिलाने के लिए मुझे 10 सोने के सिक्के मिल रहे थे। मछली तो एक तांबे के सिक्के के भी मोल की नहीं थी, मगर श्यामलाल सेठ ने मुझे 10 सोने के सिक्के दिए थे और मैंने उससे वादा भी किया था। मैं बस नहाने के लिए गया, बाद में देखा तो उसमें सिर और पूंछ का टुकड़ा था ही नहीं, इसलिए वो गुस्से में आकर दिए हुए 10 सोने के सिक्के वापस लेकर चला गया। रवि, 10 सोने के सिक्कों के लिए आपने सुंदर मछली को पकड़ डाला, ये आपने क्या किया बाबा? गोपाल, 10 सोने के सिक्के हमारी 6 महीनों की कमाई है, तो फिर तुम इतने आसानी से ये कैसे कह रहे हो? रवि, देखो बाबा, आप सोच भी नहीं पाओगे, उतना सोना है हमारे पास। इसके बाद समुद्र में जाने और नाव पलटने से लेकर सारी कहानी अर्जुन और रवि अपने पिताजी को बता देते हैं। गोपाल, ये क्या बोल रहे हो? तुम लोगों को इतना सारा सोना मिला है और उसे पुराने घर में क्यों रखा है? जाकर जल्दी लेकर आओ, मुझे उस सोने को अभी देखना है। अर्जुन, घबराओ मत बाबा, पहले उस पुरानी नाव में जितना भी सोना है उसे घर लाना होगा। और इतने में तभी वहाँ पर रवि का दोस्त शिवा आता है। रवि, क्या हुआ शिवा, इतना उदास क्यों हो तुम, क्या हुआ है? शिवा, क्या ही होगा, बाबा की तबीयत के बारे में तुम्हें पता है ना,
वेद जी ने कहा है कि बाबा अब ज़्यादा दिन नहीं बचने वाले हैं। रवि, तो फिर राजस्थान में बड़े वेद के पास लेकर जाएंगे ना? शिवा, वहाँ लेकर जाएंगे तो बाबा की जीने की उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, उतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? रवि, तुम अपने बाबा को राजस्थान लेकर जाने की तैयारी करो, पैसों की बात तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद रवि अपने पास रखे हुए सोने के सिक्कों में से कुछ सिक्के निकाल कर शिवा को देता है। ये लो, इस सोने के सिक्कों को ले जाओ, तुम्हारे बाबा को जल्दी राजदेव के पास राजधानी लेकर जाओ। इसके बाद रवि अपने पास रखे हुए सोने के सिक्कों में से कुछ सिक्के निकाल कर शिवा को देते हुए, ये लो, इन सोने के सिक्कों को ले जाओ और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बताना। शिवा, इतनी रकम तुम कहाँ से लेकर आए रवि? रवि, तुम्हें इसके बारे में जानकारी चाहिए या तुम्हारे बाबा की जान पहले? तुम पहले बाबा को राजस्थान लेकर जाओ, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। इसके बाद शिवा उन सोने के सिक्कों को लेकर वहाँ से जाता है। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। दोनों भाई उस नाव में से अधिकतर सोना घर ले आते हैं। अर्जुन, एक और हफ्ता मेहनत करे तो उस नाव में से बचा हुआ सारा सोना घर ला सकते हैं। रवि, सोने को ले आने के बाद उतनी बड़ी नाव का हम क्या करेंगे भैया? उसको ऐसे ही छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। सारा सोना घर लाने के बाद हम उस पुरानी नाव को वहीं पर जला देंगे। अगर नाव रहेगी तभी तो किसी को पता चलेगा ना उस बारे में। इतने में वहाँ शिवा आता है। अरे रवि, मेरे बाबा पूरी तरह ठीक हो गए हैं। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते तो शायद बाबा आज हमारे बीच नहीं होते। रवि, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे बाबा की सेहत अच्छी है वही ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें जो दिया था वो काफ़ी था या और सिक्के चाहिए? शिवा, उनमें से बहुत सारे पैसे बच गए थे, उन्हीं को लौटाने आया हूँ। रवि, मुझे वो धन वापस देने की ज़रूरत नहीं है शिवा। तुम्हारे पास जो भी धन बचा है उससे बाबा का ख्याल रखो। तुम्हारे बाबा अच्छे रहे वही काफ़ी है। अर्जुन, क्या रे रवि, इतनी छोटी सहायता के लिए वो शिवा तेरा इतना बड़ा एहसान मान रहा था? क्या बात है? रवि, भैया हमारे गांव में ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे समय पर इलाज न मिलने पर बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे गांव में ना जाने कितने लोग भूख से मर रहे हैं। अर्जुन, बीमार लोगों के लिए हमारे गांव में एक वेधशाला का निर्माण करवा देंगे। एक सराय खोलकर मुफ्त में लोगों को खाना बांटेंगे। रवि, ज़रूर करेंगे भैया, अब तो हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है, हमें ज़रूर वेधशाला का निर्माण करना चाहिए। अब से कोई भी गरीब व्यक्ति बिना भोजन करे नहीं सोएगा, ना ही दवा से वंचित रहना चाहिए भैया। इस तरह वो दोनों भाई अपने धन दौलत से गरीब लोगों की सहायता करने लगे और गांव के सभी लोगों का उद्धार करने लगे। इस बात के बारे में राजा को पता चलता है और राजा उन्हें अपने पास बुलाता है। प्रधान जी, महाराज, ये दोनों भाई हमारे राज्य के लिए खतरा बन चुके हैं। इन लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में कहीं से सोना मिला है और इस सोने को आपके हवाले ना करके ऊपर से इस सोने का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। महाराज, ये दोनों भाई बड़े अच्छे और भोले लड़के हैं, ये बात साधारण प्रजा में ये लोग फैला रहे हैं। राजा, तुम दोनों भाई आरोप कबूल कर रहे हो, तुम्हें कुछ खजाना मिला है, उसे राजा के हवाले करना चाहिए था ना। अर्जुन, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमने तो हमारी संपत्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया महाराज। हमारे राज्य में कितने लोग भूख से मर रहे हैं, उनको खाना दिया हमने। इलाज नहीं मिलने पर लोग शहर जा रहे थे, उनके लिए वेधशाला खुलवाया हमने, तो सराय और वेधशाला का निर्माण किया। अब आप ही बताइए, हमने कोई गलत काम किया है क्या महाराज? अब न जाने कितने लोग इस वेधशाला और सरायों के सहारे खुश हैं। रवि, एक राजा का लक्ष्य क्या होता है महाराज? अपनी पूरी प्रजा को सुख और शांति देना। आपके लिए हम वही कर रहे थे, इसमें हमारा क्या दोष है महाराज? अर्जुन, जो संपत्ति हमें मिली है महाराज, अगर उसको आपके हवाले कर दे तो वो संपत्ति ठीक से प्रजा तक पहुंचेगी, इस बात का कुछ भी नहीं कह सकते। हम लोग आपसे क्षमा मांगते हैं महाराज। राजा, शाबाश बेटा शाबाश, मैं तुम लोगों के द्वारा किए गए काम से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जैसे जवान हमारे राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी कोई वारिस भी नहीं है। अब से मैं तुम दोनों में से बड़े को युवराज घोषित करता हूँ। ऐसा आदमी राजा बनेगा तो प्रजा हमेशा सुख और शांति से रहेगी और मुझे गलतफहमी देने वाले इस अमात्य को अभी के अभी उसके पद से हटा रहा हूँ। इस तरह अर्जुन उस राज्य का राजा बन गया। अर्जुन,
देखा ना छोटे, हमने तो बस लोगों की सहायता की थी और मैं राजा बन गया। वैसे बहुत ही अजीब बात है ना ये। रवि, इसमें क्या अजीब है भैया? हमने तो हर एक गरीब का अच्छा किया है भैया। जिस देश में गरीब नहीं रहते ना, उस देश में सुभिक्षा बनी रहती है भैया। देखिए भैया, अब मैं देश विदेश घूमकर व्यापार करना चाहता हूँ। उससे धन की प्राप्ति होगी। उस कमाई से हम दोनों मिलकर प्रजा की सेवा करेंगे। अर्जुन, जरूर छोटे, तुम्हें जो अच्छा लगे बस वही करना, ठीक है? इस तरह अच्छे दिल वाले अर्जुन और रवि में से एक राज्य का राजा बन गया और दूसरा राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची समृद्धि और सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग अच्छे काम में और दूसरों की मदद और सेवा में करते हैं। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।